जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉट स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 4 जो कि है नागरी लिपि। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक परिचय। लेखक का नाम गुणाकर मुले। जन्म 3 जनवरी 1935 महाराष्ट्र के अमरावती जिला में हुआ। मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश और मराठी भाषा में पाई। मिडिल स्तर तक मराठी में पढ़ाई करने के बाद ये वर्धा चले गए और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की तथा हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके बाद इलाहाबाद में गणित विषय से एमए किया। रचनाएं अक्षरों की कहानी, भारतीय इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ गुणाकर मुले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में बताया गया है। पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ नागरी लिपि गुणाकर मुले के द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास एवं व्यवहार पर अपना विचार व्यक्त किया गया है। लेखक का कहना है कि जिस लिपि में ये पुस्तक छपी है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। इस लिपि की टाइप लगभग 250 वर्ष पहले बनी। इसके विकास से अक्षरों में स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, संस्कृत एवं नेपाली आदि इसी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व में संस्कृत एवं प्राकृत की पुस्तकें प्रायः इसी लिपि में छपती है। देश में बोली जाने वाली भिन्न भिन्न भाषाएं तथा बोलियां भी इसी लिपि में लिखी जाती है। तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़ की लिपियों में भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन ये लिपियां भी नागरी की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। लेखक का कहना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। ये लिपि नंदेनागरी लिपि कहलाती थी। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है, फिर भी कई शासकों ने नागरी लिपि का प्रयोग किया है। जैसे 11वीं सदी में राजराज और राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है, तो 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्या। इसी प्रकार 9वीं सदी के वर्गुन का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है, तो 11वीं सदी में इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी के चांदी के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं। गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह आदि शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए। अकबर के सिक्कों पर तो नागरी लिपि में रामसी या शब्द अंकित है। तात्पर्य है कि नागरी लिपि का प्रचलन ईसा की 8वीं-9वीं सदी से आरंभ हो गया था। लेखक ने लिपि के पहचान में कहा है कि ब्राह्मी तथा सिद्धम लिपि अक्षर तिकोन है, जबकि नागरी लिपि के अक्षरों के सिरों पर लकीर की लंबाई और चौड़ाई एक समान है। प्राचीन नागरी लिपि के अक्षर आधुनिक नागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से तथा उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी तथा नंदेनागरी क्यों कहते हैं। नागरी शब्द के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत एक नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा, किंतु कुछ विद्वानों के मत के अनुसार अन्य नगर तो मात्र नगर है, परंतु काशी को देवनगरी माना जाता है, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। अलबेरुनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अथवा शहर से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत की स्थापत्य कला की विशेष शैली को नागर शैली कहा जाता था। ये नागर या नागरी उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता था। उस समय उत्तर भारत में प्राचीन पटना सबसे बड़ा नगर था। साथ ही गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। संभव है कि गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा गया हो और देवनगर की लिपि होने के कारण देवनागरी नाम दिया गया हो। अंततः लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईसा के 8वीं से 11वीं सदी तक ये लिपि सार्वदेशिक हो गई थी, इसलिए इसके नामकरण के विषय में कुछ कहना संभव नहीं लगता। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में है। धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। 12वीं सदी के बाद भारत के सभी हिंदू शासक तथा कुछ इस्लामी शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी लिपि अंकित किए हैं।